for the session that we have all been waiting for. The title for the session is Tumhari Auqat Kya Hai? और for this session we have with us, मेरे साथ सब साथ में ना उनका नाम लेंगे, 1 2 3, we have with us पीयूष मिश्रा जी. जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे इस मंच पे. मैं चाहूंगा तालियां होती रहनी चाहिए पीयूष साहब के लिए. इनसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि हिंदुस्तान में आपको सबसे कमाल लाजवाब जगह कौन सी लगती है, और तुरंत इनकी जुबान पे नाम आया था भोपाल. भोपाल से बेहद प्रेम करते हैं आप. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कला को परफॉर्म करते हैं, पर कुछ लोग अपनी जिंदगी को ही कला बना देते हैं. ऐसे ही शानदार व्यक्ति हैं पीयूष मिश्रा जी. वो सिर्फ एक एक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन नहीं है, वो एक आवाज है जो सच के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं. एनएसडी से ग्रेजुएट हुए ये कलाकार थिएटर, सिनेमा और म्यूजिक के जरिए हमें याद दिलाते हैं कि कला का काम एंटरटेन करना भी है, पर सवाल उठाना भी है. और आज का सवाल है, तेरी औकात क्या है? उनके लफ्ज कभी आरंभ है प्रचंड से हमें जोश देते हैं, कभी एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियों से सोचने पर मजबूर कर देते हैं. और यही पीयूष मिश्रा जी की ताकत है. तुम्हारी औकात क्या है कोई ताना नहीं है, ये एक आईना है. और सिद्धार्थ, मुझे लगता है ये सवाल टाइम टू टाइम खुद से पूछ लेना चाहिए. पीयूष मिश्रा जी के साथ बातचीत करेंगी लेखिका, संपादिका और फिल्म निर्देशिका डॉक्टर रीतू पांडे शर्मा. मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी. पीयूष जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आपने हमारा न्योता स्वीकारा और आप उड़ के आ गए दोपहर में. अरे मुझसे पूछिए क्या हाल है मेरा. आपका हाल हम आपके हाल को देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और उसको फील भी कर सकते हैं, और बहुत अंदर से दुख भी हो रहा है कि ऐसी स्थिति में बुलाया. बहरहाल टाइम खराब नहीं करेंगे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सेशन पूरा कीजिए अपना आराम से. नमस्कार डॉक्टर रीतू शर्मा. आज इस मंच पर हम किसी लेखक, अभिनेता, गायक, कंपोजर, ऐसे किसी व्यक्ति से सवाल पूछने वाले नहीं हैं, बल्कि एक सवाल को हम लेखक के सामने रखने वाले हैं, उसे बिठाने वाले हैं. एक सवाल जो गाली भी हो सकता है, जो आईना भी दिखा सकता है, जो कभी कभी हमारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ भी बन सकता है. और ये सवाल अक्सर ऊंची आवाज में नहीं पूछा जाता. ये सवाल परिवार के बीच में भी पूछा जाता है. कभी कभी ये सवाल वर्क प्लेस पे भी पूछा जाता है, और कभी कभी सबसे खतरनाक रूप से अपने आप से भी पूछा जाता है. कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? जोर से बोलिए. हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन इस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल को, उपन्यास को पढ़ते हुए हमें एक बात बिल्कुल साफ महसूस होती है कि ये किताब हमें अच्छा महसूस कराने नहीं आई है. ये किताब हमें कोई सफलता की नैतिक कहानी सुनाने भी नहीं आई है. ये किताब उस पल को पकड़ती है जब इंसान अपने भीतर छोटा महसूस करता है, और उस समय अपने भीतर जो उठ रहे होते हैं सवाल, उनसे सामना करता है. ऐसे ही हमारे सवाल को सामना करते हुए अपनी बायोग्राफी को उतारने वाले
पीयूष मिश्रा जी सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस सवाल को न केवल झेला है बल्कि जिया भी है। और ये सवाल ऐसा है जो हर कोई अपने आप से पूछता ही है। तो हमारे सामने स्वागत कीजिए पीयूष मिश्रा जी का। पीयूष जी, थोड़ा सा इस किताब के बारे में पहले बताएं। किताब के बारे में क्या बतलाऊँ? किताब मेरा मन आया, किताब लिखना तो लिख दी मैंने, और क्या। इसके आगे लॉजिक नहीं है, एक्चुअली लॉजिक भी नहीं है। मन आया, मैंने बहुत दिनों से नॉवेल लिखा था, मैंने पोट्री लिखी थी, कलेक्शन थे पोट्री कलेक्शंस, इसके अलावा प्लेस थे, प्लेस संकलन थे, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी, डायलॉग्स थे, लेकिन मैंने नॉवल नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि मेरा अड़चन हो रही थी मेरे को 80s 90s 2000 तक आते आते या 2010 तक आते आते एक पूरी जनरेशन ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था कि ये भगवान है पीयूष। और ख़ास बात यह है कि मैंने भी उसको बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूँ वाकई। तो मुझे ये लगा कि अगर किसी ने मैं 80s 90s 2000 के फेज़ में जाके देख लिया तो मेरी औकात क्या रहेगी, वो पकड़ में आ जाऊँगा उनकी। मैं ऐसा नहीं था जैसे भगवान मानते थे, ऐसा नहीं था हरगिज़। तो बहुत ही, तो उसमें फिर जो लगा कि यार नॉवल लिखते हैं। एक बहुत परेशानी भी थी, कोविड फैला हुआ था हर तरफ, तो मैंने कहा चलो जिस वक्त हर बंदा सो रहा था या रो रहा था, मैं नॉवल लिख रहा था, तो मैंने लिख दिया। लिखते लिखते जो है मुझे फर्स्ट पर्सन में लिखना शुरू किया, मैं। तो बाद में लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बकरी वाला हो रहा है, मैं क्या। तो मैंने थर्ड पर्सन में लिखना शुरू किया। मैंने अपने आप को नाम दिया संताप त्रिवेदी, और उसके बाद में कलम दौड़ पड़ी। उसके बाद में मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको एक ही उसमें पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद में मुझे लगा कि यार बहुत हल्के हो गए आप। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं इसमें जो कि लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, और इसमें किसी की भी किसी का अपमान नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं है। पर्टिकुलर लड़कियों की, औरतों को तो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से जो है आपके इसमें वर्णित किया गया है। तो उसमें वो यूजुअली होता है ना, नॉवल जब होता है तो अक्सर लोग बाग अपने प्रेम प्रसंग बताने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से बताए हैं मैंने उसमें। कोई और लड़कियों के नाम बदल दिए हैं, पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो लड़कियों के नाम बदल दिए हैं। तो ऐसे करके जो है मैं जब ख़त्म किया इसको, तो अरे मेरी ज़िंदगी क्या रही है यार। वो था ना, एक शेर था मेरा पुराना, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। यही जिंदगी रही है मेरी, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। जिंदगी से बात की, कस लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। तो ऐसी दावानत तरीके से इतनी तेज रफ्तार में अभी कहीं जाकर जो है पिछले 10 साल में ब्रेक लगा है। पिछले 5 साल में तो बहुत लग चुका है। जब से मैंने विपश्यना जाना शुरू किया है तब से जो है मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हुए हैं कि यार ये ज़िंदगी ऐसी नहीं थी जिसे तुम जी रहे थे, और भी इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानी अभी तक ज़िंदगी में। तो मैंने जो है ये आपके छोटे से सवाल का इतना बड़ा जवाब दे दिया। जी, वो तो बात ही है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। एक तार जब हम छेड़ते हैं तो पूरा राग निकल आता है। लेकिन आपने एक जगह कहा है इसमें कि समाज ने आपको बहुत जो सिखा रहा था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े होते हैं, पर बचपन में ऐसा हुआ कि इशाक और चांद के बीच में झगड़ा हुआ, तब आपको मालूम पड़ा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मुस्लिम के बीच में भी झगड़े होते हैं। तो ये अंतर्मुखी होना जिसको आपने उस समय के लिए खतरनाक माना, अब इसको आप कैसे देखते हैं? बचपन में सर जिस बंदे के पीछे संटियन लगे ना मम्मी की, वो जिंदगी जिया नहीं। बचपन सोचने के लिए नहीं होता है यार, बचपन उधम करने के लिए होता है, शीश तोड़ने के लिए होता है, वो चिल्लाने के लिए होता है, हर चीज़। बचपन में जब तक पेरेंट्स की पिटाई नहीं लगी ना, वो मुझे नहीं लगी। वो लगी मुझे कभी कभार लगी, लेकिन उसमें लगातार जो है मैं लगा नहीं रहा। मतलब उसमें बचपन में इंट्रोवर्ट होना बड़ा खतरनाक बात होती है। मैं बचपन में हो गया था। मेरे बचपन में सवाल आ चुके थे कि यार हम कहाँ जाएंगे। मेरी बहन की डेथ हो गई थी 3rd स्टैंडर्ड में, तो मेरे अंदर सवाल आ गए थे कि यार तू चली गई, अब आएगी नहीं। उन्होंने कहाँ चली गई? भगवान के पास। भगवान का रहता है ऊपर जहाँ कोई नहीं है, तो है क्या, ये पंगा क्या है? बस बहुत भयंकर भारी सवाल मेरे दिमाग में पैदा हो चुके थे, जो कि उस वक्त नहीं होने चाहिए थे। बचपन बहुत ही सुरीला होना चाहिए यार। बचपन वो बचपन मैंने पाया नहीं एक्चुअली। और वो जो है उसके ऊपर ये आर्ट आ गया।
तो आर्ट में मैं भगवान जाने कैसे मेरे को खानदान में कोई आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ। मेरे को जो है आपके मतलब जो भी आर्ट का जो भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है आर्ट की जिसमें मैंने हाथ डाला और वो इट डिडंट टर्न आउट टू बी ब्लू चिप्स। मैंने पेंटिंग करी तो पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर करा तो स्कल्पचर हो गया, सितार बजाया सो हो गया, वायलिन बजाया वो हो गया, गाना गाया वो हो गया, मौसम बजाया वो हो गया, एक्टिंग तो खैर हो ही गई। तो इतनी सारी चीज़ें करते गया। मेरे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आया, मेरे पिताजी को समझ नहीं आया कर क्या रहा है ये। उन्हें क्या करोगे तुम, मैंने कहा यही करूंगा। तो उन्हें इससे पैसे मिलेंगे, पैसे लगाने पड़ते हैं थिएटर में। तो बाद में ही पूछते थे, थिएटर जब हम कर रहे थे तो हम जो है करते थे तो लोग संबंधी आया करते थे, बोलते थे कि हाँ बेटा तो इसमें क्या पैसे कितने मिलते हैं। मैंने कहा पैसे लगाने पड़ते हैं सर इसमें तो, और हम नंगे हो जाते हैं पैसे वो लगा के। और उन्होंने कहा फिर क्या सब प्रोफेशन हुआ। मैंने कहा प्रोफेशन तो नहीं है, ये पैशन है, कॉलिंग है। थिएटर हमेशा पैशन है, कॉलिंग है। उसके बाद जब मैं सिनेमा में चला गया, सिनेमा में फिर इनके रूह कांप गई, अरे इतना पैसा एकदम से, इतना पैसा पीयूष मिश्रा, इतना पैसा कल लफंगा, हाँ इतना पैसा कमा रहा है। तो यही था, ये दोनों फेजेस थे। अगेन आपके सवाल से भटक गया मैं कि जो है बचपन में जो है इंट्रोवर्ट होना बड़ा मुश्किल, बहुत खतरनाक होता है। मैं उस दुख को झेला है, मैं बचपन में बड़ी बड़ी बातें करता। और ये जितने थे आपके रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन और रामधारी ये क्या शुक्ल निराला वगैरह सब में बच्चा पड़ गया था। शाहिर लुधियानवी, फिराकुर भी तो समझ नहीं आया मेरे, ये लहित, हाँ ये शाहिर लुधियानवी वगैरह दुष्यंत कुमार साहब 11th में नटा दिए थे। मैं भंडार बन गया था इसका। मेरे क्लास में जो लोग कहते थे कि हिंदी का प्रकांड पंडित है, तो वो था। वो मेरे पिताजी लाया करते थे बच्चों में, मैगजीन आया करते, चंदा मामा, पराग, नंदन, लोटपोट, चंपक, ये सब पढ़ा करते थे हम। तो उससे हमारी हिंदी बड़ी समृद्ध हो गई। आज वो इतनी समृद्ध हो गई कुछ कहने की नहीं। तो ये था सर। पीयूष जी, चंपक और पराग पढ़ते पढ़ते 10th बोर्ड में तो आपको 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई, इसीलिए पिताजी ने लगाई थी मार। क्योंकि मैं चंपक और पराग ही पढ़ रहा था ना। पिताजी ने लगाई थी मार संटी से। हाँ, इससे क्योंकि मैं चंपक पराग ही पढ़ रहा था। मुझे मतलब साइंस क्या होती है, साइंस यार क्यों होती है, साइंस वाली क्यों होती है, साइंस क्यों होती है। बच्चा बोल रहा है मैं गाना गाना चाहता हूँ, आपको तो फिजिक्स पढ़ो, कहेगी फिजिक्स यार। वो बोलता है मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, आप बोलते हो जो नहीं तो तुम तो केमिस्ट्री पढ़ो। और मैं केमिस्ट्री में भी मेरे को तो और मॉलिक्यूल्स, डोनर प्रोडक्टर, ये ऐसे डिवाइड करता था। मैं मैडम से पूछा करता था कि आपको इनका जो है बिहेवियर ह्यूमन नहीं लगता। तो नया ही एस्पेक्ट था साइंस का। तो वो बहुत रुष्ट होते हैं, उन्होंने जो लिखाया गया है वो पढ़ो। मेंढक काटना यार हद हो गई यार, मेंढक कैसे काट दोगे आप। वहां पर एक प्राइम काम था उसमें बायोलॉजी में जो है मेंढक काटना। तो मेंढक काटना मेरे दर्द होगा, बंदे को दर्द होगा, तड़पेगा वो। मैं पक्का था मेरे को यकीन, अगर आप बड़ा होकर सर्जन बना तो मैं जो है आपके हर सर्जरी के बाद में कोने में उल्टी करता पाया जाऊंगा। तो इतनी हालत थी, तो ऐसी थी। तो इसलिए कंपार्टमेंट आई कि जो है मैं पढ़ ही रहा था चंपक, नंदन, पराग, चंदा मामा वगैरह। और ये बताइए कि आपका पहला आध्यात्मिक अनुभव किस उम्र में हुआ था? वो 8th में हुआ था। 8th में वो आपको समझ नहीं आएगा, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आए। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको बोलता भी नहीं किसी को। मैंने उसमें वर्णन किया है कि जो है एक 8th में मैं जो है आपके वो मैं बहुत, मेरे को गुरु तब नहीं मिला था। मैं खुद सोच रहा था क्या होता है क्या नहीं होता, कहाँ जाते हैं क्या नहीं जाते, क्या होता है, ये बहुत सारे सवाल आ गए थे। तो मैं बेवकूफ़ी में जो है ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ़ी में, मुझे मालूम नहीं था ध्यान क्या होता है, बेवकूफ़ी में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि लाइब्रेरी में था, मैं 3rd फ्लोर पे था, कॉन्वेंट स्कूल में। हमारे पिताजी हमें पढ़वाया था कॉन्वेंट स्कूल में कि लड़का जो IPS नहीं तो IAS नहीं तो ये नहीं तो प्रधानमंत्री पद शायद भूल गए थे वो, तो ये तो जरूर बनेगा। हम कॉन्वेंट के लायक हैं, हम झांकते, हम कॉन्वेंट के लायक थे। तो हम वहाँ पर थे। तो वहाँ पर मैं लाइब्रेरी नीचे आ रहा था, तो वहाँ पर एकदम सुन्न हो गया, एकदम सुन्न हो गया। और कुछ भी गंदी फीलिंग नहीं आई थी, कोई जल नहीं रहा था शरीर, कोई गंदी फीलिंग नहीं आ रही थी, सार की आवाज़ में सुनाई दे रही थी, सब लोग आधे जाते दिखाई दे रहे थे। मैं सुन्न हो गया सीढ़ियों पर, और करीब जो 2-3 मिनट तक मैं सुन रहा। आसपास लोगों ने आके कहा क्या हो गया, तो ऐसे क्यों खड़ा हुआ? अब मैं कैसे बतलाऊं क्या हुआ। वो 2 बार और हुआ आध्यात्मिक अनुभव मेरे को, जिसमें बहुत ही साफ हो गया था, हर चीज़ साफ हो गई थी। उससे मालूम पड़ता है हमें कि आपके इस प्लेन के अलावा और भी बहुत प्लेन्स हैं जिंदगी जीने की, बहुत प्लेन्स हैं जो हम जानते नहीं, जो हम समझ नहीं आते। हम उसे बोल देते हैं ये मिस्ट्री है, रहस्य है। मिस्ट्री नहीं होती, मिस्ट्री जो भी होती है वो ह्यूमन कैपेसिटी के तहत घटती है। तो उसको मैं समझ नहीं पाया। बाद में 2 बार और हुआ, फिर बाद में जो अत्यधिक शराब की वजह से वो होना बंद हो गया।
आपको लगता है क्या कि आप बॉर्न एक्टर हैं, क्योंकि आपने जो एक्टर प्ले बॉर्न ही किया होता था, है ऋतु, एक्टर बॉर्न ही होता है। आपने जो प्ले किया था हु डाइड फर्स्ट, फर्स्ट, हाँ, उसका क्या किस्सा था? कुछ नहीं, एड्स में था मैं, मुझे पहला प्ले करने को मिला, हु डाइड फर्स्ट अरेबियन नाइट्स का प्ले था, तो मुझे करने को मिला, तो मैंने पता नहीं क्या, मैंने बहुत ही बढ़िया किया, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया किया मैंने 8 स्टैंडर्ड में, बहुत ही बढ़िया किया। मुझे एक्टिंग से मतलब नहीं, कौन एक्टिंग होता क्या है क्या नहीं, उसके बहुत बाकायदा आज मैं सोचता हूँ, उस प्रोसेस को सोचता हूँ आज जब मैं बन गया कुछ, कि उस प्रोसेस सोचता हूँ मैं कहाँ चला गया था अरेबियन नाइट्स, मैं अरब में चला गया था, अरेबियन अपना अरब मैंने खोज लिया था कल्पना में अरब चित्रित कर लिया था, वो ऐसी होगी, वो ऐसी होगी, मेरी पत्नी ऐसी होगी, उसका प्रिंसेस ऐसी होगी, किंग ऐसा होगा, ये सब करके जो मैं बहुत ह्यूज बैकग्राउंड में चला गया था, क्योंकि आज करते हैं हम लोग, आज करते हैं गोइंग इनटू इमेजिनेटिव बैकग्राउंड, ये तो आज की प्रैक्टिस है। वो पता नहीं क्या था, मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ ये होता है कुछ, ये मानते नहीं है बहुत लोग, होता है कुछ, ये आपके जिस नोट पर आप, मैं री इनकारनेशन को बहुत मानता हूँ, जिस नोट पर आप पैदा होते हैं वो नोट पहले से लिखा होता है, आप जिस नोट पर आपने छोड़ा है जीवन, उस नोट पर आप पैदा हुए। अरे क्या कारण है, अल्फ्रेड वॉल्फ्गैंग मोजार्ट, वो 12 साल की उम्र में सिम्फनी करके लिख गया था आपने, कैसे आ गया उसके दिमाग में, कहाँ से आ गया? कोई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, तो ये भी मेरी समझ में नहीं आया, तो अल्टीमेट फिर वो छोड़ दिया मैंने, कहा ऐसे से करा गया, 8 हो तो रहा है ना, हो तो रहा, करते चलो, ऐसे करते चला गया। पीयू जी, क्या एक तो डर की आपके भीतर बड़ी जबरदस्त डर का एक भाव रहा शुरू से, जन्म लेते से ही, और डर साला लग जाता है, साला बोल दिया आपने भी ना, साला लग जाता है। आपकी जो बिल्कुल, ये जो किताब मैंने पढ़ी तो इसका मतलब झंकृत कर तुम्हारी दिया औकात किताब। क्या है? पीयूष मिश्रा असली नाम ये है, जी। वो जो प्रकाशकों ने अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए ऐसे कर दिया है, तुम्हारी औकात क्या है, अदरवाइज तुम्हारी औकात क्या है और पीयूष मिश्रा। इस किताब के फॉन्ट आप देखेंगे कवर के तो डरावने वाले हैं, फॉन्ट का जो वो है डिजाइन, वो भी ऐसा ही है कि हॉरर वाला फील देता है। तो ये बताइए कि जब डर और डिप्रेशन ये चीजों से आपने सामना किया, जी जी जी, और डिप्रेशन में और डर की वजह से आपने अपने हाथ पे ब्लेड चला लिया, वो किस्सा क्या हुआ था? अरे क्या किस्सा, बेकार सा किस्सा था, हो गया मतलब। आपने लिखा है इसमें मैं जो किस था मतलब मेरी चीज़ अगर मान नहीं जाती थी तो मैं अपने ताज़ा ब्लेड लाया करता था, और अभी मेरे जिसमें निशान है। वो था अपना अपना, जवानी थी मैडम, जवानी थी वो, मतलब वो क्या समझाएं उसको, मतलब बहुत सारी चीज़ें बेवकूफ़ी में भी की, बेतरतीब भी की, मतलब अपने आप को दुख पहुंचाया। पेरेंट्स समझ नहीं पाते थे कि जो है तुम्हें आर्ट में क्या मिलेगा, तुम डॉक्टर बनो। डॉक्टर क्यों बनोगे, क्यों बनो डॉक्टर, तुम चाह रहे हो इसलिए। माँ की एम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद में बच्चा है बिकम इंडिविजुअल, सारे बच्चे जो इंडिविजुअल बन जाते हैं माँ की एम्बिलिकल कॉर्ड कट, उसके बाद में आपको हक नहीं बनता। चलो मेरी बीवी बोलती है 5 साल तक ट्रीट द किड लाइक ए प्रिंस, फिर 5 से लेकर 15 तक जो ट्रीट हिम लाइक ए सर्वेंट, एंड 15 के बाद में छोड़ दो, क्योंकि 15 के बाद तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 15 के बाद वो वही करेगा, संस्कार पड़ चुके होंगे उसमें, वही करेगा जो कि वो चाहेगा, जो तुमने संस्कार दिए हैं इतने टाइम में वही करेगा। तो यही था मतलब। उसके बाद फिर आप साइंस छोड़ के, आपको पढ़ना ही नहीं था, फिर म्यूजिक करना था, आपको ड्रामा थिएटर करना था, फिर आप जैसे तैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका आना हुआ, और उस समय आपने ऐसा उसमें लिखा है कि जिंदगी संभली या बिखरने लगी या बदलने लगी, ऐसा क्यों कहा आपने? हाँ, मुझे लगा पूरी जिंदगी यहाँ से दिल्ली जाना यार बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, तो कम से कम बहुत बड़ी बात। ग्वालियर से दिल्ली जाना मतलब वहाँ पर जो है लड़कियाँ कंधे पर हाथ रख लेती थी बिना इसके। अरे मैंने कहा यार कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात थी यार, ये मेरे लिए तो मैंने देखा नहीं था कभी ऐसी कोई चीज़। एनएसडी में तो बहुत ही खुला माहौल, एनएसडी या एनआईडी या एफटीआई में तो बहुत ही खुला माहौल है, तो कुछ भी कर दिया करते थे वो। तो मैं देखा, मैं तो कल्चरल शौक था मेरे लिए, तो कल्चरल शौक था मेरे लिए, तो इसलिए जो है वो सब मेरे लिए बड़ा मालूम है ज़िंदगी बदलने वाली थी। और उसके बाद वहाँ पर जाने का डिसीजन बहुत बड़ा था। मतलब मैं गया था 3 साल कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। मैं आम एनएसडी ग्रेजुएट की तरीके से वहाँ से निकलना नहीं चाहता था कि मैं एनएसडी ग्रेजुएट एक्टिंग करने गया था। मैं आई वांटेड टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग, माइक्रो लेवल तक एक्टिंग के पास जाना चाहता था, और मैं भिड़ गया उसमें। वहाँ पर जो है हुआ ऐसा, कई स्ट्राइक्स वगैरह हुई, मैंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो है मुझे जो पाना था वो मैंने हंस पा लिया। आपने एक जगह ये भी कहा है कि जिंदगी में निर्णय बड़ा तगड़ा उसका महत्व होता है, और
या तो वो बना देता है या नष्ट भ्रष्ट पूरी तरह से कर देता है किसी को। इस बात से आप कितना सहमत हैं और सही क्यों बात कहा है। आपने ये? निर्णय एक ही लिया था। मतलब मेरा दोस्त रवि उपाध्याय, मेरा दोस्त कम फिलोसफर कम गाइड, उसने कहा था कि यार तुम जाते क्यों नहीं NSG, खामखा यहाँ पड़े हुए हो, तुम बकवास कर रहे हो, जाओ NSG, आपके मेरे फॉर्म है, मेरे घर में फॉर्म है, लिखो और जाओ, दैट्स ऑल। तुम करना क्या है वहाँ जाने के लिए, फॉर्म भरना है। और भाई इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पर, वाकई पिताजी की नहीं मेरी एकदम निकल रही थी कि एक्टिंग को प्रोफेशन के तौर पर कैसे एक्वायर कर पाऊंगा यार, बहुत बड़ी बात है। तो अल्टीमेटली मैंने जो है आपके वो ध्यान व्यान काम में आया, उस वक्त विपश्यना मैंने करनी शुरू कर दी थी कि ध्यान व्यान काम में आया। उसके बाद मैंने शांत मन से लिखा और शांत मन से जो पोस्ट कर दिया, नतीजे आपके सामने। उसके बाद फिर क्या हुआ? आप पहाड़ों में चले गए, चंबा चले गए, फिर और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है। वो मेरा शौक था, ऐसे ही मैं चला गया। या फर्स्ट ईयर के बाद में ये कुछ जानने की ललक थी या भागना था? कुछ कंफ्यूजन था, मतलब कहाँ जाने कहाँ जाने, कहाँ गाएं, कहाँ भागें, कहाँ से पाएं, कहाँ कुछ पाएं, तड़पे, अपने आप को परेशान करना मेरी सबसे बड़ी हॉबी थी। कॉम्प्लिकेशन इनवाइट करना कि आओ आओ मेरे पास में, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, आओ कॉम्प्लिकेशन, आओ कम टू मी और मुझे डिस्टर्ब करो, ये मेरी हॉबी थी। तो वो जो है वो बड़ी प्रचंड रूप लेगी बाद में, बड़ा बड़ा खतरा दिखाया बाद में, उसने बड़े बड़े कांड किए उसने, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन इस घटना ने तो आपको एक अनिर्वचनीय आनंद की तरफ एक झलक आपको दिखला दी थी। नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद में मुझे सब जाते हैं अपने अपने घर में, जाते हैं ना अपने अपने घर में थिएटर करेंगे वैकेशंस में, जो NSG सीखा है वो वहाँ पर प्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे। मेरे को वहाँ पर, मैं गया वहाँ पर ISBT, उस वक्त पैसे तो बहुत कम हुआ करते थे, एक बस मिली, उस पर लिखा था हिमाचल चंबा। मैंने कहा चलो इसमें घुसते हैं। गया नहीं कभी, हिमाचल चंबा कौन होता है कौन नहीं, चला मुझे मालूम नहीं। मैं चला गया, जब मैं चंबा उतरा तो मैंने कहा इसके और आगे जहाँ बिल्कुल कोई नहीं मिले बताओ। तुमने कहा कि यार वो आगे क्या जाओगे भाई साहब, भरना है आपको, क्यों दिमाग खराब है आपका, आगे कौन है? मैंने कहा ये बताओ ना, बता दिया उसने। लग्गा पता नहीं क्या था, मैं वहाँ चला गया बस से। वहाँ जाके खोला, उसको सन्नाटा था वहाँ पर, वहाँ अपना बिस्तर खोला, अपने कपड़े ले गया था मैं और वहाँ पर सो गया। और रात को जो है बड़ा बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। अच्छा बुरा कैसा नहीं, मतलब विचित्र अनुभव हुआ। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सन्नाटा है, यहाँ पर मैं हूँ और मेरी तन्हाई, बस 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 मैं लेटा रहा वहाँ पर। और उसके बाद आ गया वहाँ से। उससे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ साला, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे को जो हासिल हुआ मुझे पूछो कि जो है ऐसी कई सारी चीजें मेरे जिम्मे आती हैं जिनसे किसी को कुछ हासिल हुआ, और बंदे देखते तेरे को हासिल क्या हो रहा है इससे, यार क्यों कर रहा है ये? मैं कहता मेरे को मजा आ रहा है, बात खत्म हो गई, मेरे को मजा आ रहा है। पीयूष जी, फिर रॉबर्ट डी नीरो अभी भी सपने में आता है क्या? अब तो नहीं, अब तो बेचारे वो भी बुजुर्ग हो गए, मैं भी। लेकिन हाँ, मेरा आइडल था किसी वक्त में, हमने उनकी फिल्म देखी थी, रेट्रोस्पेक्टिव देखा था उनका, प्रकृति मैदान में। मैं था, इरफान खान था, आलोक चटर्जी तो आप ही के भोपाल के हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर था, भगवान आत्मा को शांति दे। हम ये दोनों मेरे जूनियर थे, तो हम तीनों जो देखने गए थे, पहली पिक्चर थी किंग ऑफ कॉमेडी, दूसरी थी रेजिंग बुल, तीसरी थी गॉडफादर, चौथी थी पता नहीं एक और थी। तो मैं जो है वहाँ से, हम तीनों वहाँ से वापस आए। तो उस वक्त इरफान की जो होने वाली बीवी थी सुतापा सिकदार, वो कहीं गई हुई थी, कमरा खाली था उसका गर्ल्स हॉस्टल में। तो हमने कहा चलो आज अंदर, दिमाग खराब था, किंग ऑफ कॉमेडी थी, दिमाग खराब था, मतलब क्या परफॉर्मेंस देख लिया, क्या परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। तो वहाँ आने के बाद में हमने कहीं से तीन गर्म बियर का जुगाड़ किया, 3 गर्म बियर, और उसके बाद तीनों ने हमने मिलके ऐसे पिए और ऐसे परफॉर्म किया जैसे कि रॉबर्ट डिनो के बाद में हम ही हैं दुनिया में, एक दूसरे के सामने। क्या 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 नुआंसेस परफॉर्म किए हमने, कहा बहुत ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता तो वो होता। पागल थे हम लोग एक्टिंग के, पागल थे। इतना जब तक इतनी उचंग नहीं होगी ना किसी चीज़ की, तब तक आप हासिल नहीं कर पाओगे उसमें। जब तक इतनी परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेकर, तब तक हासिल नहीं कर पाओगे। मैं ये सभी से बोल रहा हूँ, ऑन ए वेरी सीरियस नोट। कोई अगर काम कर लिया है आपने अपने ऊपर, तो जब तक उसको करने, अरे बहुत बहुत कुरेदना पड़ता है यार अपने आप, बहुत कुरेदना पड़ता है, बहुत ही कुरेदना पड़ता है अपने आप। छिल जाते हैं आप, कई बार अंदर छिल जाते हैं, आप सोच नहीं पाते इतना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो उसके बारे में, उसके बाद ये हुआ, ऐसी डी नीरो आए, उसके बाद हम करते गए, एक्टिंग करते गए, वो नज़दीक आते गए, बस यही था। तो पीयूष जी, वो जो मशरिकी हूर वाला जो एक किस्सा था, वो क्या कहानी थी? नहीं कुछ नहीं, मछली की हूर, BM शाह साहब थे, उन्होंने फर्स्ट ईयर में किया था हमारे साथ में। तो वो जो है मेरा पहला म्यूजिक ब्रेक था, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हमारे भाग लिए। तो उन्होंने कहा कैसे होगा, वो तो चलाते थे, तो अलग कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो मैंने कहा सर मैं करूँ म्यूजिक। अरे तो ये तुम साल 22 साल के लड़के, उसमें गाने जो है 14 हैं, तुम कैसे करोगे? मैंने कर दूंगा सर।
वो कर दिए मैंने, उतना बढ़िया म्यूजिक हुआ, वो पहला म्यूजिक था मेरा, तो उससे मेरी साख बड़ी बन गई एनएसडी में कि हाँ यार ये एक्टर है नहीं, वो ना हो लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर जरूर है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद में नाट्य शास्त्र, जैसे आपने हमेशा से ही एक्सप्लोर किया है थिएटर को, ड्रामा को, इस आर्ट को, और जब आप विश्नोई जी के साथ थे डीडवाना वाले घर में, ओली वाले घर में, तो उन्होंने आपको इस पे क्या दर्शन दिया था, क्या फिलॉसफी बताई थी, क्या है ये बताया उन्होंने कि नाट्यशास्त्र पढ़ो, नाट्यशास्त्र को पढ़ता नहीं है एक्चुअली। हम जितने भी बंदे हैं ना, अंग्रेज बंदे हैं एक्चुअली, हिंदुस्तानी अंग्रेज हैं हम लोग, तो हम पढ़ते हैं स्टैनिस्लवस्की, हम पढ़ते हैं मेयरहोल्ड, हम पढ़ते हैं पता नहीं पीटर ब्रूक, तो नाट्यशास्त्र को पढ़ता नहीं। नाट्यशास्त्र सबसे बड़ी रचना है, सबसे ज्यादा विवरण वाली रचना है एक्टिंग को लेकर। उसकी क्या डिफाइन किया था उन्होंने, क्या डेफिनेशन? पात्र, हर पात्र जो आप पात्र करते हो, पात्र जो है, पात्र होता है बर्तन का नाम, वैसे आप पात्र करते हो, कोई भी जो है कैरेक्टर करते हो, तो हर पात्र जो है मतलब या तो उसमें आप पानी भर दो, पानी का हो जाएगा, आप शराब भर दो, शराब का हो जाएगा, आप दूध भर दो, दूध का हो जाएगा, लेकिन आप सब कुछ फेंक दोगे तो वो खाली पात्र हो जाता। तो उन्होंने कहा कि आपके एक्टर की जिंदगी ऐसे होनी चाहिए, मतलब अगर कुछ भी कैरेक्टर नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप यू आर लाइक एन एम्प्टी वेसल। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी बात थी। अब हम तो क्या करते हैं, हम तो काय के एम्प्टी थे साले हम तो गीत, लेकिन ये उससे मिला, और उसका नाम था रवि उपाध्याय विष्णुई का, उससे मिला बहुत कुछ मेरे को सीखने के लिए। तो मतलब वो जो जिद्दा बुआ ने आपको हारमोनियम दिया था, उसने बड़ा लंबा साथ निभाया आपका। अरे उसने, वो तो जर्मनी का 1934 का जर्मनी का हारमोनियम था, वो ऑनर्स कंपनी का। तो 1934 का मैंने, उससे इतने रेडिकल सॉन्ग निकले हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन हिटलर आया होगा फैक्ट्री में घूमने के लिए, उसने हाथ लगाया उसको। तो कोई सॉन्ग ऐसा अभी 2 लाइन आपके दिमाग में आ रहा है? गाना वान नहीं, गाना वान। अच्छा, प्रेशर पड़ता है ना उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, और उसके बाद फिर दिल्ली मुंबई के आपके चक्कर हुए, आप इधर आए और बड़ा स्ट्रगल किया आपने, रेल की पटरी पर सोए, और वो एक बड़ा ही डरावना था किस्सा सीकिया पहलवान के साथ, वो जो रात में जिससे बात करके और चद्दर खींच के आप सोए थे, सुबह पता लगा कि वो डेड है। एक लाश के साथ आपने रात भर शेयरिंग की, और उसके बाद आपका जो हाल हुआ। हाँ, मतलब उसके बाद भागा मैं वहाँ से दिल्ली, मुझे हर तरफ सीखा नज़र आता, जहाँ भी जाता मैं तो मुझे लगा कि वो बड़ा डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी गुजर गया मेरे ख्याल से, उसको भी आना था ज़िंदगी में। यहाँ पर कुछ और इंतजार कर रहा था मेरा, दिल्ली आने के बाद में बहुत दिल्ली एक्ट वन बना, एक्ट वन थिएटर बहुत ही बड़ा चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में। तो एनएसडी के बाद में सबसे बड़ा मुकाम वही था। एक्ट वन में हम लोगों ने, मैं था, मनोज वाजपेयी था, आशीष विद्यार्थी था, सुजीत सरकार था, गजराज राव था, जितने आप जानते हैं जिनको, ऐसे तो बहुत लोग थे। तो वहाँ पर अपना जो कुछ भी एनएसडी में सीखा था उसको पूरा आजमाया और बहुत 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 पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया। 5 साल वो 1990 से लेकर 1995 तक के 5 साल जो है मतलब बिल्कुल भट्टी की तरह झोंक दिया अपने आप। सो उससे बने सर कुछ। फिर उसके बाद में गगन दमामा बाजो, इसकी क्या कहानी है? कुछ नहीं, भगत सिंह पर था। भगत सिंह मेरे को हमेशा से इंट्रूगिंग पर्सनैलिटी लगता है। क्या 23 साल का 3 साल 5 महीने 26 दिन में डेथ हो गई थी उनकी। अब आप में से कितने लोग होंगे 23 साल के यार, 23.5 साल के, ईमानदारी से बोलो 23.5 साल के हो गए। 23.5 साल में क्या देखा होगा आपने? हद से पहला प्रेम पर एक्सचेंज कर लिया होगा, इसके आगे क्या? वो भगत सिंह जो है प्रेम के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, सांसारिकता के बारे में, नेतागिरी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर चीज के बारे में लिख के चले गए। तो मुझे लिखना था इनके, मेरा एक दोस्त था इनके शर्मा, उसने कहा यार प्ले लिखते हैं। इन लोगों ने, हम उस वक्त बड़े जलियल कम्युनिस्ट थे, बड़े जलियल कम्युनिस्ट। मैं तो लेफ्टिस्ट था, मैं तो मतलब समाज को बदल डालो, अभी बदल रहा है समाज टाइप में, समाज को बदल डालो। तो उन्होंने कहा भगत सिंह पर प्ले करते हैं यार। इन लोगों ने देश को नोच के रख दिया। मैंने किताब उठाई, मैं पढ़ रहा था, फिर मैंने करते करते मैं उसने इतना किया कि मैंने चलो बढ़िया बात है, कर सकता है आदमी। उसके बाद मैंने देखा एज 23.5 साल में मर गया था वो। अरे मैंने कि क्या थे यार, बंदा था क्या था। फिर उनकी हिस्ट्री पढ़ी, फिर मालूम पड़ा कि यार तो कुछ और ही थे, जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। फिर मालूम पड़ा कि प्ले लिखते हैं इस पर। प्ले लिखते हैं तो उन्होंने प्ले तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा कि जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स में जमा कर दिया आपने और व्याख्यान हो गए। नहीं, प्ले में तो माल आना चाहिए, इश्क आना चाहिए, गुरु आना चाहिए, सुरूर आना चाहिए, दोस्त आने चाहिए और प्यारे डायलॉग्स आने चाहिए। तो गगन दमामा जो है ना, बहुत ही प्यारे डायलॉग्स के साथ में बड़ा प्यारा सा प्ले लिखा, बड़ा प्यारा प्ले लिखा। जैसे भगत सिंह और आज़ाद की पंगे हो रहे हैं,
लड़ाइयाँ बड़ी प्यारी सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, राजगुरु एक कॉमेडी कैरेक्टर है बीच में, ये करके ऐसा सरस प्ले लिखा। वो करते करते वो बहुत हिट हो गया। उसके बाद उसके पोर्शंस जो है लेजेंड भगत सिंह में भी इस्तेमाल किए गए, जो सरदार राजकुमार सिंह ने बनाई थी। तो ये हुआ। आपने तो सब कुछ पूछ लिया मेरी जिंदगी में। अभी तो बहुत सारा है। मैंने बहुत सारी तैयारी की है और जो मैं लिख सकी लिख पाई, जो किताब में पन्ने भी मोड़ लिए कि जितना समय मिलेगा उपयोग करेंगे। कि आपने उसके बाद आपकी जो जर्नी रही उसमें आपने फिल्म्स की हैं, मकबूल की है, गुलाल की है, आरंभ है, प्रचंड, जो एक तरह से हर एक की ज़ुबान पर है। इतना अच्छा गाना है वो, और इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता एक व्यक्तित्व में। तो आपको कौन सा रूप सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है काम करना? मैं एक्टिंग करते हुए, एक्टिंग अगर जब करता हूँ तो मैं आजकल तो बहुत मज़ा आ रहा है। आजकल तो इतना इस एज में जो है और मज़ा आ रहा है। लगता है कि ज़िंदगी में एक्टिंग की ही नहीं कभी। लगता है कि जो अब कहीं जाकर हम सीख पा रहे हैं कुछ। आज 60 का हो गया मैं, अब लगता है कि अब इसमें आज कहीं जाकर जो सीख पा रहा हूँ एक्टिंग। मतलब इतने सारे मुकाम पार किए, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया। इसके बाद लगा कहीं लगा आ गई मेथड, मेरा मेथड मिल गया मुझे, कहीं लगा कि नहीं यार फिजल आउट हो गया। ऐसे करते करते यही जिंदगी कहेगी, ये जिंदगी और क्या। इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है लगातार। इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है लगातार अब जिंदगी में। अब थक गया, लेकिन अब जो है मतलब आराम करना चाहता हूँ मैं। आराम से विवेचना करना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। कब तक कर पाऊंगा ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में, एक ट्रांजिशन जिसको बोलेंगे, जब आपका काम और आपकी आदतें आपके काम पर भारी पड़ने लगी थी और लोग कहने लगे थे कि कैसे विश्वास किया जाए, और आपको ये लगा कि हाँ, ये अल्कोहलिज्म मेरे को खाए जा रहा है। एक बहुत अच्छी आपने इसमें बात लिखी है, पेज नंबर है 157 पर, मैं इसको पढ़ देती हूँ। तुम एक पियोगे तो पीते रह जाओगे। ये एक मानसिक और शारीरिक बीमारी है। हर 200 बंदों में से 20 अल्कोहलिक होते हैं। अल्कोहल के अंदर शराब टूटती नहीं है, इकट्ठी होती जाती है, जिसका परिणाम होता है अकाल मृत्यु या धीमा पागलपन। राज भाई बोले थे, लेकिन बहुत साल के बाद में कुछ फरिश्ते भी आए हैं ना आपके जीवन में। हाँ, ये था, ये भी था। बहुत खराब फेज था। ये भी चला करीब 2010 तक। 2015 में ठीक होना शुरू हो गया था। 2010 तक जो है बहुत खतरनाक रहा, बहुत ही खतरनाक। एक बार तो मैंने जो है वो रूले रशियन रूले होता है ना, वो खेल लिया था पी के। ट्रिगर दबा के मैंने कहा जब चलती है कि नहीं गोली। पागलपन था। और एक बहुत खतरनाक एक झटका था सभी के लिए, आपके परिवार के लिए विशेष रूप से। अमेरिका में थे जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाँ, अमेरिका था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मुझे यहीं से पढ़ना शुरू हो गया था, एयरपोर्ट से, बॉम्बे से। मैं इमिग्रेशन फॉर्म साइन नहीं कर पा रहा था। ये गुलाल के रिलीज होने की एकदम की बात है, तो मैं सोचा कि चलो उसको सेलिब्रेट करते हैं, गुलाल के रिलीज को, सफलता को सेलिब्रेट करते हैं अमेरिका में। तो यहाँ से जो हाथ वो राइटिंग बिगड़ने लगी। उसके बाद फिर अबू धाबी में जो 4 घंटे का हॉल्ट था, वहाँ पर और बिगड़ गई। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचे, फिर और बिगड़ गई, फिर पूरा ऐसे चला गया ये वाला। तो ये जो है इन्हीं चीज़ों से मुझे जो है आध्यात्म पर विश्वास हुआ कि जो ऐसी कुछ एनर्जीज होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। मैं ईश्वर को मानो ना मानो, लेकिन ऐसी पावर्स तो हैं यार, ऐसी एनर्जी तो है। एनर्जी तो कम मानोगे ना, एनर्जी है कम से कम, इसको मानोगे ना, ये साइंस बतलाती है। तो वो आने के बाद जो है मैं डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक्टिंग तो भूल जाओ, तुम जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना गा पाओगे, ना बोल पाओगे, ना उठ पाओगे, ना व्हील चेयर पे है तुम्हारी जिंदगी। ये बात है 2009 की। और मैं विशाल के पास गया। विशाल मेरा दोस्त था, विशाल भारद्वाज। उसने कहा कि तू एक काम कर, तू मेरी एक दोस्त है अंजू दीदी, वो बैठती हैं गोरेगांव क्लिनिक में, और उनको कोई डॉक्टर नहीं मानता क्योंकि वो जो प्राणिक हीलिंग देती हैं। तो प्राणिक हीलिंग को जो है मेडिकल साइंस में अप्रूवल नहीं देते, तो वो कर तो उन्होंने किया। 1 महीने तक उन्होंने आपके कुछ फू करके ऐसे कुछ किया। 1 महीने बाद मैं चल भी रहा था, डूल भी रहा था। मतलब कमाल ही था। मतलब खाली वो हाथों से कुछ करती थी, हाथों से और मुंह से, और मैं जो है जिला गया। तो उससे मालूम पड़ा कि मुझे ये मतलब कुछ एक चीज़ें जो होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजूल होती हैं, वो रहस्यमय भी नहीं होते, खाली है कि उस मोमेंट पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये विपश्यना में आप कब से आए? और 2010 से।
10 से उसके बाद मुझे लगा कि यार ये जाना चाहिए यहाँ पर, ये कुछ अलग बात है। अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं? अरे प्रैक्टिस तो बहुत बहुत करता हूँ ना, बहुत करता हूँ। 4-4 5-5 हो जाती है घंटे। अभी तो आजकल नहीं हो रही है, अदरवाइज जो है मैं फ्री होता हूँ घर में तो 4-4 5-5 घंटे हो जाती है। तो विपश्यना करने के बाद संताप त्रिवेदी से पीयूष मिश्रा तक क्या अंतर देख पाते हैं आप? बहुत 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 परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। उससे तो मतलब पूरा जो है आपके जो भी विकार होते हैं आपके जो घृणा और द्वेष, दो चीज़ें होती हैं आपकी, या तो आप अवॉइड करते हैं किसी से या फिर यू क्रेव फॉर समथिंग। शराब को या तो क्रेव करेंगे, अवॉइड करेंगे, लड़की को क्रेव करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो वो जो है दोनों ही चीज़ें धीमे 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 जाके घुलनशील हो जाती हैं, डायल्यूट हो जाती हैं। उसके बाद में आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप आराम से कर्म कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो और देख रहे हो हर चीज़ को कि हाँ ऐसी हो रही है, साक्षी भाव से देखते हो आप। लेकिन वो बहुत देर में आता है पीरियड, लेकिन वो मेरे ज़िंदगी में आने लगा है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो आने लगा है। मतलब जो मैं पहले था उसके हिसाब से अभी तो आई एम ब्लेस्ड कि ये चीज़ मुझे मिली। तो पीयूष जी ये बताइए, दिल्ली जाना होता है आपका? अरे बिल्कुल, दो साल तो वो जो बार तो मंडी पक्का। हाउस में के पास में जो फव्वारा था जहाँ पे आपने बहुत सारे क्रिएशन गाने किया लिखे थे, था, हाँ। तो अभी भी जाते हैं आप? फव्वारा नहीं रहा वहाँ पर, मेट्रो के चक्कर में चला गया। लेकिन जगह है, जगह एनएसडी तो मेरी मतलब मक्का मदीना है मेरे लिए। एनएसडी तो हम हर साल में 2 बार जाता हूँ। और फर्स्ट ईयर को जो है दारू की पार्टी देता भी हूँ मैं। उसमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर खामखा पी जाते हैं। तो वो जो है मेरा रिचुअल है, मतलब मैं करीब 35-40 साल से कर रहा हूँ, हर बैच को। इसमें आपने 2 खास दोस्तों को भी मेंशन किया है, एक राहुल गांधी पॉलिटिक्स वाले नहीं, और एक निशांत अग्रवाल जी। तो बैठा हुआ है, वो भी आया था अच्छा, मेरे पास। कहाँ बैठे हुए? निशांत कहाँ है? निशांत नहीं, चलो मेरे ख्याल से चला गया। तो वो भी आया था यहाँ पर, वो निशांत बैठा हुआ है और निशांत ने मेरा बैंड बनाया। निशांत ऑल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ माय बैंड बल्ली मारन, और राहुल ने तो हर चीज़ संभाली मेरी। मतलब वो जो बल्ली मारन है वो दिल्ली से निकला है, गलियों से, मिर्जा गालिब, तो उसी वजह से आपने अपने बैंड का नाम रखा है बल्ली हाँ, मारन। मतलब मैं अपने हर काम में दिल्ली को याद करना चाह रहा था। इतना काम किया दिल्ली में कि मैं अपने हर काम में दिल्ली को याद करना चाह रहा था, और मिर्जा गालिब को याद करने से बेहतर बहाना और क्या हो सकता है दिल्ली तो को आप याद करने का। ग्वालियर के बहादुरा के लड्डू खाने नहीं जाते क्या? अब शुगर है मेरे को, मैं एज पर है, मतलब बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, एज पर है बिल्कुल। तो पूरी तरह से शुगर नहीं हूँ मैं अभी। तो ये जो आपकी किताब है ऑटोबायोग्राफिकल, इसको क्या कैथारसिस मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई अंदर, जो कैद थी ना वो निकल गई अंदर। बहुत सारी चीज़ें निकल गई जिनको बोल नहीं पा रहा था किसी को, जिनको बतला नहीं पा रहा था, उसको मैंने लिख दिया। और मेरे ख्याल से ये इतने वियर्ड किस्म के हादसे हर बंदे की ज़िंदगी में होते होंगे, हर बंदे की ज़िंदगी में होते ही होंगे। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं पाते। मैंने हिम्मत करी, मैंने हिम्मत क्या करी, मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं कहता तो मर जाता मैं। हिम्मत क्या करी, मेरी मजबूरी थी, मैंने कहना पड़ा मुझे। खैर वरना घुटोट के मर जाओगे आप, इतनी सारी चीज़ें अंदर लेके चलोगे तो आप कहाँ, मतलब वक्त से पहले चले जाओगे। तो ऐसे करके मैंने कह दिया, तो ये है। तो पीयूष जी, अभी जो आप क्रिएटिविटी आपके अंदर चलती है, वो कौन से क्षण होते हैं जब कौन से? आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ या मैं बिल्कुल सृजन कर सकने की स्थिति में हूँ? वो उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखता हूँ, मतलब हो जाता है, बस आप कलम उठाते हैं और हो वो जाता है। हाँ, कलम उठाता हूँ या गीत बन पीस जाता है। उठाता हूँ, कोई एक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक्टिंग हो जाती है। एक्टिंग करने के लिए मुझे किसी स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती, स्टेज की कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा घर है, लंबा चौड़ा घर है, उसमें कोई पीस उठाता हूँ मैं और अपना परफॉर्म करना शुरू कर देता हूँ। और जो है एक्टिंग करते हुए वो देखना चाहिए आपको कभी, या मेरी बीबी से आके पूछना चाहिए। जिस तरह से पागल हो जाता हूँ मैं एक्टिंग करते हुए, वो जो है वो अपने आप में दृश्य होता है। तो वो जो है वो है, लिखना शुरू कर देता हूँ ऐसे ही। पैसे मिलते हैं तो और अच्छा होता है। जी मेरी तरफ से तो बहुत सारे सवाल हो गए। मैं चाहती हूँ कि कुछ 1-2 सवाल हम दर्शकों से भी ले लें। 1-2 जितना पीयूष जी अलाउ करेंगे, क्योंकि उनकी बोलो, तबीयत बोलो। के हिसाब से देख अब के बुला चलेंगे। लिया है मुझे, तो अब क्या अलाउ करना है, बुला दे। हैं? विपश्ची की तबीयत खराब नहीं होती सर। अरे कहने की बातें हैं यार सब। अरे नहीं सर, मेरे भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स रहे हैं और मैं विपश्यना की बहुत बड़ी साधिका हूँ बहुत समय से, और आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मेरे करीब 8 सर्जरीज हुई हैं, कई साल बेड रिडन रही हूँ, और सिर्फ कैंसर छोड़ के, भगवान करे ना हो, सारी बीमारियाँ हैं। और सर लाफ्टर योगा से भी जुड़ी हुई हूँ,
और सभी अच्छा, चीजें हैं। जस्ट क्वेश्चन, क्षमा चाहूंगा बस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका I ख्याल know, I रखना can understand. ओनली क्वेश्चंस प्लीज। Sure. हाँ, वन बाय वन हम करेंगे। संदेश जी। मिश्रा जी को सुन के एक चीज तो क्लियर हो गई, ही लिव्स विद माय लाइफ माय रूल्स। यस सर। आपके बारे में सोचते हैं तो एक गुस्से की वजह है आपकी। गुस्से का इस्तेमाल ताकत के खिलाफ कैसे किया जाता है, वो कब ये बंद हुआ, वो कब गुस्सा आपने अपने अंदर समेटना शुरू किया, सोचा इसके बारे में आपने? एकदम नहीं हुआ सर, वो एकदम नहीं हुआ, धीमे धीमे हुआ। जब मुझे एहसास हुआ कि इसने बहुत बहुत प्रताड़ना मचा दी है जिंदगी में, और ऊपर से शराब, मतलब एक तो गुस्सा ऊपर से शराब, मतलब टॉक्सिक मटेरियल हो जाता है पूरा का पूरा। तो आप बहुत ही बवंडर दवानल करने लगा था मैं। तो वो एक वचना आने के बाद में फिर एहसास हुआ कि यार तुम अपने खुद की तरफ देखो ना, तुम कहाँ जाते हो कि शराब आपका गुस्से का आपको निदान बाहर मिलेगा? नहीं नहीं, अपने आप देखो ना, अपने आप मिलेगा। ऐसे करते 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 वो धीमे 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 शांत हुआ। अब तो अरसा हो गया, मतलब गुस्सा हुए किसी पे। मैं कल आज सुबह अपनी बीवी में हो गया था, बहुत अरसे बाद हुआ गुस्सा, बहुत अरसे बाद, सदियों बाद। तो जो है अब गुस्सा नहीं आता, एक्चुअली नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। ताकत का सबसे बड़ा प्रतिरोध मौन होकर होता है, सबसे बड़ा प्रतिरोध मौन होकर होता है। आप जब खामोश हैं, बुद्ध जो है सबसे बड़ा, सबसे बुद्ध का क्या करोगे, वो कुछ करता ही नहीं है, ना बिगाड़ता है, ना कहता है, ना कुछ भी नहीं करता, मौन रहते हैं वो। क्या करोगे उसके, बिगाड़ो कैसे आप? तो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है वो मौन से होता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। सादर प्रणाम सर। सर आप जो आपकी जनरेशन है सर, और जो हमारे माता पिता की जनरेशन है सर, उन्होंने 2-3 अलग अलग जनरेशन को साथ में देखा है सर। उनका जुड़ाव सर, जैसे अभी आज की जनरेशन का जुड़ाव लोगों से होता है, वो काफ़ी अलग तरीके से होता है जो पहले आपके ज़माने में हुआ करता था। जैसे आपने बताया सर, आप किताबें पढ़ते थे, लोगों से जुड़ाव करते थे, वो आज की डेट में बहुत कम होता जा रहा है। क्वेश्चन प्लीज सर, तो आपके अनुसार क्या एक ऐसी एडवाइस है जो कि अरे नहीं यार, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। जनरेशन की, हर जनरेशन की अपनी खासियत होती है, और इस जनरेशन की अपनी खासियत है। तुम जैनजी की बात कर रहे हो, जैनजीज का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जैनजीज ने कम नहीं किया, जैनजीज ने, भाई जैनजीज ने ये बुरा हिट करवाई है यार। कैसे बोलोगे आपके खराब है जनरेशन? उन्होंने आपके कितनी पोर्ट्रेट हिट करते हैं, वो कोई बंदा बोल देता है सोशल मीडिया के जरिए। तो जैनजीज को गाली देने से कुछ फायदा नहीं है। ये कि हमारे टाइम में जो है ये था कि हाँ, किताबों से मोह था हमारा। अब कंप्यूटर कांट रिप्लेस किताब, किताब गिर जाती है, आप जो छूते हो, कंप्यूटर गिर जाकर करते हो कभी? नहीं करते। तो इसलिए जो है कंप्यूटर है, किताब है, और वो है यार, वो फर्क आ गया उसमें। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा टाइम को। अब बात तो है कि खुद को देखा जाए, और एक छोटा लड़का जिसकी पहली नज़म इस किताब में आपको मिलेगी, बाहर स्टॉल में आपको अवेलेबल है। जिंदा हो हाँ तुम, कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। वाह, आपको यकीन आता है ये आपने लिखी है? पहली नज़म। हाँ, मतलब सातवीं में था तब मैं लिखी थी ये, तो यकीन नहीं होता। बोल रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें अनसॉल्व होती हैं, आपको समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो ये हो जाता है, ये हो गया, कुछ हो गया, बचपन से होता है। ओके पीयूष जी, एक अंतिम, जी एक सवाल और। सवाल बहुत सारे। हाँ, यस, ऑन कर दीजिए प्लीज। ऑन है सर, ऑन ही है, ऑन है, ऑलरेडी ऑन है। हाँ, ऐसे ही पूछ लीजिए, ऐसे ही पूछ लीजिए। थैंक यू। हाँ। पीयूष जी बहुत धन्यवाद। आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि हिंदी भाषी प्रदेशों में नाटक का कमर्शियलाइजेशन इतना नहीं हुआ है। कुछ और भाषी प्रदेशों में जैसे मराठी या बंगाली यार, लिखना नहीं में आता लोग हम पैसे देख के नाटक देखते लिखना नहीं आता हम लोग। हैं। ऐसा सच अरे है? मैं बिल्कुल पूछना चाह रहा था कि आप सहमत हैं इस बात से? अरे पहली बिल्कुल बात सहमत हूँ यार। हिंदी भाषा, अरे हिंदी में नाटक लिखे ही नहीं गए। नाटक अलग ही विधि है। ऐसा क्यों है? अरे क्यों, समझ नहीं आ रही किसी को विधा क्या है वो, समझ नहीं आ रही किसी को विधा क्या है वो। सोचते हैं जो लिटरेचर लिखता है, जो पोएट्री लिखता है, जो कहानी लिखता है, वो नाटक नहीं लिख सकता बंदा। बड़े से बड़े साहित्यकार जो है स्क्रीन पर नहीं लिख पाए। मुंशी प्रेमचंद ने भी कोशिश कर ली बॉम्बे जाने की, लेकिन जो नहीं लिख पाए। नहीं होता यार, नहीं होता। नाटक लिखना बहुत ही बड़ी बात होती है,
और वहाँ पर जो है हर एक महीने में नया नाटक आ रहा है, विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में। क्या मैं कैसे बताऊँ वो, मतलब कारण क्या है इसका मैं समझ नहीं पाता। किसी का ध्यान नहीं जाता, अडेप्टेशन लिख लेते हैं, अडेप्टेशन कर लेते हैं, लेकिन नाटक, मूल नाटक, ओरिजिनल नाटक कोई लिखना नहीं जानता। धन्यवाद। बहरहाल सवाल बहुत से हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, क्या करें। पीयूष जी, एक आखिरी सवाल, जब मंच नहीं होता, जब तालियां नहीं होती, जब पहचान नहीं होती, तब पीयूष मिश्रा आप अपने आप को कैसे जानते हैं? अरे वो ये ना विपश्यना ही तो बोल रहा हूँ ना आप, तभी विपश्यना होती है जब कुछ नहीं होता मेरे आसपास, जब कुछ नहीं होता, सब सिर्फ मौन होता है। सबसे बढ़िया फेज वही होता है। मैं सबसे अधिक ताकतवर अपने आप को उसी फेज में समझता हूँ, जब मेरे आसपास कोई नहीं है, जब मेरे आसपास मेरे चलाने वाला कोई नहीं है, मुझे उठाने वाला कोई नहीं है, तब मैं अपने आप को सबसे अधिक ताकतवर समझता हूँ कि अब जो है मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, तो मैं जो है आपके अधिक ताकतवर बनकर उठता हूँ। यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय तो नहीं है, पर मैं खुद भोपाली हूँ, तो मैं भोपालियों को नाराज नहीं करूंगा। 5 मिनट के लिए हम सवाल पूछ सकते हैं। चंद्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी ना सर, वो विशाल ने बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी, कि इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी कि और एक्टर्स ऐसे मिल गए थे, 6 के 6 एक्टर्स। तो ये सारे सीनियर्स थे मेरे, इरफान के अलावा, पंकज जी, आपके नसीर साहब और ओमपुरी, तबू बहुत ही सीजन एक्ट्रेस थी सिनेमा की, इरफान जरूर मेरे से कंटेम्परेरी था, 1 साल जूनियर था मेरे से, लेकिन मेरे साथ ही था। उसमें जो है मन लगा, मतलब इट वॉज लाइक ए वर्ल्ड कप। मकबूल वॉज लाइक वर्ल्ड कप जिसमें एवरी टीम वांटेड टू विन एंड एवरी टीम वन। यही तो भोपाल में शुरू हुई थी, आपके भोपाल में शुरू हुई थी वो, उसकी तो बड़ी सुखद मेमोरीज। मकबूल में हर बंदा अपने हर किसी को अपने आप को, हर बंदे अपना काम से काम रखता था, कोई किसी के सीन पे ध्यान नहीं देता था। अपना सीन करो और अपना सीन करो और जम के सीन करो, और जो है मतलब सामने वाले से बेहतर सीन करो। ये तो कंपटीशन था, लेकिन उसके सर पर पैर रख कर नहीं, उसका सीन छीन कर नहीं। तो बहुत 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 बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। तो मकबूल तो मेरी जिंदगी का बेशकीमती एक्सपीरियंस। ओके, क्विकली 1 क्वेश्चन कॉर्नर में वहां पे, जल्दी से प्लीज। थैंक यू सर। जब आप मतलब आपने देखा कि हिमाचल के लिए बस जा रही है, या आपके टीचर ने जब बोला कि आपको मतलब ये सॉन्ग है, आपको ये गाना चाहिए, तो फिर आपके मन में या आपके दिमाग में क्या चलता है कि मतलब हाँ ये मतलब मुझे हिमाचल की बस पकड़ कर जाना चाहिए, या हाँ मुझे गाना चाहिए, या हाँ मुझे मतलब ये ड्रामा या ये प्ले करना चाहिए? इंट्यूशन होती है यार, इंट्यूशन होती है, अंदर से एक चीज़ आती है, आहट आती है कि हाँ बहुत से कर दो और ये मत करो। मेरी जिंदगी में आती है, स्क्रिप्ट आती हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट आती हैं, और मैंने छठी रख कहती है कि नहीं यार ये कर दो, और वो कहती है नहीं ये मत करो, बहुत पैसे हैं कर दो, बहुत पैसे हैं नहीं करो। ऐसा आता है, जद्दोजहद होती है दिमाग में, लेकिन जो है मतलब वो इवेंचुअली करता वही हूँ जो इंट्यूशन बोलती है। और वैसे भी देखा जाए तो कलाकार जो होता है उसके मन के जिस धरातल से कला निकलती है वो बहुत इंट्यूटिव ही है। उसको पकड़ पाना, उस तरंग को ले पाना एक अलग स्टेट ऑफ माइंड की बात है। कोई और सवाल है क्या, या हम इसको यस सवाल तो जस्ट बहुत हैं। एक करके लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आदम है प्रचंड जो बहुत प्रसिद्ध गाना है, जो कि मैंने भी अपने स्कूल के डेज, कॉलेज के डेज में गाया है। तो जो इतना एनर्जेटिक गाना है वो आपको क्या इंस्पिरेशन आपको मिली कि आपने वो इतना एनर्जेटिक गाना गाया? अनुराग कश्यप वही इंस्पिरेशन थी। उसने कहा कि आपको लिखना है, पॉलिटिकल सॉन्ग लिखना है, और ये उसका कोई बड़ी बात नहीं है मेरे गानों के पीछे, कोई बड़ी बात नहीं, इसे बना दिया है इन लोगों ने। ऐसे एक बगल में चांद है, एक बगल रोटियां, बना दिया है इन लोगों ने। क्या कैसे लिखा होगा पीयूष भाई आपने, कितने खो गए होंगे आप ये। अरे कुछ नहीं था साल, कुछ नहीं था, ऐसे लिख दिया साला। वाह, सेंटर में। पीयूष जी, अब ये एक चीज़ मेरे मन में आ रही थी कि पूछूं कि अभी की स्थिति में देखते हुए आपको सिनेमा का भविष्य क्या लगता है, हमारे भारतीय इंडियन सिनेमा? बढ़िया, अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मोबाइल से फिल्म बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशाल भारद्वाज ने भी बनाई है।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। मैं निराशावादी हरगिज नहीं हूँ। मैं तो आशावादी, हर चीज़ में आशा देखता हूँ, मैं हर चीज़ में प्रोस्पेक्ट देखता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सही दिशा पर जा रहे हैं हम लोग, सही दिशा पर जा रहे हैं। माइक्स भेजने में बहुत टाइम लगे, एक एक करके अपनी जगह पे खड़े होकर आप सवाल पूछेंगे। ओनली क्वेश्चन, जल्दी से। यस, थोड़ा तेज प्लीज। हाँ, वही था, वही था। सेम हर वाले रेडिकल चलता आ रहा है। हिटलर वाला हार्मोनियम था वो। कितना कितना आपका एक मिनट। विश्लेषण माइन्यूट है। यस, यहाँ पे सर एक एक करके करना पड़ेगा, वरना सब एक साथ बोलेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। एक एक करके प्लीज। क्या चीज? अध्यात्म में कितना सफलता? अध्यात्म अपने आप में सफलता है यार। अध्यात्म अपने आप में सफलता है। जी सर, अब आप बोलिए। नेचर है यार, वो नेचर है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मतलब कुछ लोग नहीं, वो मेरे केस में ऐसा नहीं है। मतलब मैं मेरे केस, अब यार मैं शाहरुख खान तो हूँ नहीं कि मैं जो बाहर निकलूँ तो बातें नहीं कर पाऊँ मैं। हाँ, मतलब जितना मुझे खुला रहने में मजा आएगा, लोगों से बात करने में। अब अभी फोटोग्राफ लेंगे लोग बाग, मुझे बहुत चिढ़ होगी, लेकिन अब क्या करूँ, मतलब करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये इसमें तो बेसिक चढ़ता हूँ मैं। लेकिन जो है मतलब लोगों से जुड़ना, आराम से पसर के बैठ जाना, पटरी पर बैठ के चाय पी लेना, ये मैं अगर ये मैं भूल गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यस, सामने वहां पे। हाँ, जल्दी से प्लीज। हाँ, अरे कुछ नहीं, वो प्ले का गाना था, एक प्ले का गाना था। हाँ, हुस्ना। वहां कोने से बहुत लोग वैसे कुछ बोल रहे हैं, कोई एक खड़ा होके प्लीज बोले, प्लीज समबडी। पीयूष मिश्रा किससे मुतासिर होते हैं? हम सब आपसे मुतासिर हैं, आप किससे मुतासिर हैं? ये अरे उनका यार क्या सवाल है ये? आप किससे इंप्रेस होते हैं? वो क्वेश्चन। हर बंदा जो आपके प्यार से बात करे, जो बच्चा बन के बात करे ना, मेरे को मैं उसके लिए लूट जाता हूँ। अभिनय की, हाँ, अभिनय की, अरे बहुत लोग हैं यार। पंकज कपूर हैं, ओमपुरी हैं, अमिताभ बच्चन खुद हैं। इस उम्र में एज में एक्टिंग कर रहे हैं, वो कम बड़ी बात थोड़ी है। आप अपने पिताजी को या दादाजी को देखो, आपके 82 की उम्र में क्या कर रहे होंगे वो। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं भी देखूंगा, मतलब वही है। तो ये है, लोग हैं। पहले मोतीलाल साहब थे, बलराज साहनी साहब थे, दिलीप साहब थे, कुछ एक परफॉर्मेंस उनके। ये तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात करूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी फिर। सब लोग हैं यार, ऐसा सिंगल आउट करना तो बड़ा मुश्किल है, सिंगल आउट करना बड़ा मुश्किल है। सभी लोग हैं। ये हेडलाइन निकलवाने की कोशिश है इनकी। यहाँ से प्लीज, कॉर्नर से, वहां पे किसी ने हाथ खड़ा किया था। एनीबॉडी? यस, जल्दी से हाथ खड़े होकर पूछ लीजिए, बिना माइक के पूछ लीजिए, माइक छीन लेंगे लोग, पता है मुझे। जल्दी। यस, अब दोबारा कब मिलूंगा मैं? थैंक यू सर। सर, मेरा एक छोटा सा आपकी लाइफ से रिलेटेड एक सवाल था कि जब आपकी टीचर जा रही थी, तो जब आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ था, तो आपने उस टाइम अपने आप को कैसे संभाला, और आजकल की जनरेशन को आप क्या बताना चाहेंगे उसके लिए? कैसे संभाला यार, कैसे संभालते हैं? ये खुद के लिए पूछ रहे हो क्या? संभाला क्या, रोए थोड़े से बस, उसके बाद में थोड़ा याद किया उनको, हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं हुई। यस, somebody from that side? हाँ जी, हाँ हाँ जी। बहुत सारी चीजें हैं ना मैडम। अभी यही चीज है, मतलब अध्यात्म मैंने क्या एक्सपीरियंस किया ढंग से, और एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं, और घुसा चाहता हूँ उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, संबंध है, संबंध कितने खूबसूरत संबंध होते हैं। महिला कितनी बड़ी चीज होती है आदमी की जिंदगी में, औरत इतनी बड़ी चीज होती है, हम तो सस्ता करके लेते हैं उसको। औरत इतनी बड़ी चीज होती है, कुछ कहने की नहीं। अगर आप जरा सा थोड़ा सा जो है आपकी एनालाइज कर लें कि औरत से आपको कितना मिलता है। औरत बेसिकली आपको देना चाहती है, मतलब उसका मूल भावना होता है समर्पण।
आज मैं बीवी के ऊपर नाराज हो गया, जबकि वो चाह रही थी कि जो ये सुन लो तुम चुपचाप कि जो कौन दवाइयाँ लोगे, तुम बहुत बीमार हो, कौन सी दवाइयाँ लोगे किस वक्त में। चिल्ला दिया उस पर, अरसे बाद चिल्लाया, मतलब अरसे बाद। मैं पूरे प्लेन में टंकारती रही आवाज मुझे कि यार तुम प्रिया पर चिल्ला दिए पीयूष मिश्रा। तो ये वही है कि वो सब कुछ करना चाहती है आपके लिए, हम ही जो है मतलब गड़बड़ कर जाते हैं। बदमाश है पुरुष, बहुत बदमाश है। वैसे देखा जाए तो लाइफ में सबके स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। स्पीड ब्रेकर्स लगातार आते ही जा रहे हैं। कोई कितने 100 मीटर पे आएंगे, 500 मीटर पे आएंगे, 1 किलोमीटर पे आएंगे। इतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स के बावजूद हमारे सामने हैं पीयूष मिश्रा जी। और बिना पीयूष मिश्रा जी का मतलब है एक तरंग, एक गीत और एक संगीत जो शायद अधूरा है इस महफिल में। लेकिन मैं फिर भी आपको फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं बहुत तकलीफ, मेरे पेट में कल हो गया, मेरे को फूड पॉइजन। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा कि हमारे माइंड में उनके गीत नहीं चल रहे हों। गीत हमारे माइंड में चल रहे हैं और यही हमारा आपके प्रति, हम सब के प्रति प्रेम है और आदर है। पीयूष मिश्रा जी, Everybody please give it up for the raw, unfiltered, बिंदास पीयूष मिश्रा। हमारे साथ रूबरू होने के लिए मैं चाहूंगा मंच पे राघव चंद्रा जी इस मंच पे आए, हमारे फेस्टिवल के प्रेसिडेंट। साथ में मैं चाहूंगा अभिलाष खांडेकर जी, को फाउंडर और हमारी सोसाइटी फॉर कल्चर एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी मेहता जी इस मंच पे आए। उनके हाथों से हम आदर स्वरूप, सम्मान स्वरूप BLF 2026 का मोमेंटो जो पद्मश्री दुर्गाबाई जी द्वारा बनाया गया है, गॉन्ड आर्ट की एक पेंटिंग है, वो हम चाहेंगे उनको हम प्रस्तुत करें। और यहाँ पे केपी सुदेश जी का एक बहुत ही सुंदर स्केच हम चाहेंगे, एक सुंदर स्केच पीयूष मिश्रा जी को उनके लिए। आफ्टर दिस, यस, आफ्टर द फोटोग्राफ, एवरीबॉडी बी काम, बी पेशेंट, ही इज गोइंग टू बी हियर ऑफ कोर्स। उनको भी बाद में परेशानी होने वाली, मुझे भी होने वाली कि बुलाए नहीं, पर आई होप आप समझ सकते हैं समय कम है। थैंक यू सो मच पीयूष मिश्रा जी। Thank you so much to the members of Society for Culture and Environment, and thank you so much to एक बार रितु जी के लिए भी जोरदार तालियां। इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बुक को पढ़ लिया जैसे वो उनकी खुद की जिंदगानी हो, और इतने अच्छे से उन्होंने पीयूष मिश्रा जी के अलग अलग पहलुओं को, किस्से, कहानियों को हमारे सामने लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल। थैंक यू सो मच। ब्यूटिफुल स्केच फॉर पीयूष मिश्रा जी। इसके बाद हम आगाज करेंगे दास्तान गुरुदत्त का। तो जितने भी गुरुदत्त